फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक इशू है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। मणिपुर एक स्टेट है इंडिया का। वहाँ पे कह रहे हैं कि जी कुछ वायलेंस है, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल अभी कर्नल साहब से शो से पहले भी बात हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब पाकिस्तान की मैंने बल्कि एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ कि यार पाकिस्तान में बीएलए वाले हैं, बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, तो कहते जी हमें मतलब आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान को या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते। मतलब उनका एक मोटिव है, जो गलत या सही वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन एक चीज हमें पता है कि ये इसके पीछे है। दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान में टीटीपी वाले लड़ रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। उनका अपना एक जिसे कहते हैं कि वो एक टारगेट है, वो कहते हैं जी हमें इस्लामिक रूल चाहिए पाकिस्तान में, इस्लामिक वो सिस्टम शायद नहीं है, जो भी है वट एवर। लेकिन एक मैं आपको सरसरी बताना चाहता, मुझे मणिपुर के हवाले से अभी पीएम मोदी साहब ने एक दिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई किसी को माफ नहीं किया जाएगा, जो गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। मेरा ख्याल बनता है, हेड ऑफ द स्टेट है वो, और 140 करोड़ जनता को वो लीड करते हैं, दुनिया की इस वक्त रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क। तो यकीनन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही बड़े एक्टिव आदमी है, नजर आते हैं हर फील्ड में जब हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसी चीज हुई या क्या हो रही है, क्या कोई बाहर का हाथ है या कोई अंदरूनी कोई ऐसे खलफशार हैं या क्या चीजें हैं, इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। और हमें उस सारी चीजों के लिए ज्वाइन कर रहे हैं यकीनन रिटायर्ड कर्नल है, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। आप सब जानते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। तो कर्नल साहब को आज हमने दावत दी है। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपके शो पर आना हमारे लिए इज्जत की बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सर मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये चीज मसला है क्या एक्चुअल, मुझे ये थोड़ा सा समझने। बाकी क्या हुआ अभी रिसेंटली या क्या हो रहा है वो एक अलग फिर बात है, उस पर शायद हम जाएंगे या ना, लेकिन मुझे ये समझने कि ये मसला क्या है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं या वहां के फोर्सेस के खिलाफ वो है या आपस में उनका कोई डिस्प्यूट है, और क्या है कि इस लेवल पे पहुंच गए लोग। फकार साहब, आपके शो पर आने का एक फायदा भी है और एक घाटा भी है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती जी। सबसे बड़ा घाटा यह है कि आप हमसे सच बुलवा लेते हो, तो दोनों तरफ से हम ही पिसते हैं, क्योंकि सच तो सच ही है। बट फिर भी जैसा आपने कहा, दो बातें। एक बात कि वहां थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ है, मैं कहता हूं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है। ओके। मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं। ठीक है सर। आपने कहा कि शायद हम कुछ उस पर बात करना चाहेंगे या नहीं। बिल्कुल करना चाहेंगे, ठीक और है। बिल्कुल सच्चाई से करना चाहेंगे। राइट। मैं आपका कोई क्वेश्चन अवॉइड नहीं करूंगा। राइट। कहीं पर भी आपको अगर 1% कहीं झूठापन या बनावटीपन दिखे, आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते राइट। हैं। राइट। अब आपके सवाल पर आ जाता हूं कि ये क्यों हो रहा है। एथनिक वायलेंस मेरे या आपके यहां मत ढूंढिए, पूरी दुनिया में जहां जहां, स्पेशली एक बहुत बड़ी जगह जिस पे एथनिक वायलेंस बहुत फेमस चलता आया है, चलता रह रहा है और चलता रहेगा, इज अफ्रीका। आज ओके। तक हम उसे ठीक नहीं कर पाए। ओके। इसी तरह एथनिक वायलेंस हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में काफी समय से है। और अगर आप मणिपुर का स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, तो कृपया कर कर मेरे बातों पर बिल्कुल ना जाए, हिस्ट्री को खंगाले, गूगल कर कर देख ले। ये कम से कम नहीं तो 1700 सदी से चल रहा है। एट ओके। द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस भी, जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और भारत पाकिस्तान बन रहा था, जी। तब भी ये वायलेंस चला था कि ओके। कुकीज और मैतीज और नागाज कौन कहाँ जाना चाहते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ, जी। जी। जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। बट ये डिस्प्यूट हमारे पास प्री इंडिपेंडेंस भी है, ओके। और ये राइट। बिल्कुल ऑफिशियल है। ओके। सो ये राइट। कोई रातों रात नई चीज नहीं हुई है कि ये वायलेंस और सर। इस तरह के सर। डिफरेंसेस उन जगहों पर है। अब आगे बात के, जो मैंने कहा एथनिक वायलेंस, ये एक्चुअली एथनिक डिफरेंसेस हैं ट्राइब्स के। ओके। ये ट्राइब्स जो थे, कुकी ट्राइब ले लीजिए, जो अगर हम मणिपुर की बात करें तो बेसिकली तीन मोटे मोटे जो तगड़े ट्राइब हैं, वो है मैती, कुकी, जोमी एंड नागाज।
प्रेजेंट सबसे बड़ा जो वायलेंस आप इस समय देख रहे हैं या डिफरेंसेस देख रहे हैं, दैट इज बिटवीन मैतीज एंड कुकीज, कुकीजुमी जिसको हम बोलते हैं। नागाज इसमें अभी तक पार्ट नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्रूव किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये स्ट्रेट अवे डिफरेंसेस हैं बिटवीन कुकीजुमी एंड वर्सेस मैती। जी। अच्छा खन्ना साहब, अच्छा खन्ना साहब, एक चीज मुझे ये बताएं कि इनके बीच में मतलब झगड़ा किस चीज का हो रहा है? कि मैतीज और कुकीज, ठीक है, ट्राइब्स हमारे यहाँ भी बहुत है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, खैबर पुख्तनख्वा में भी है, पंजाब में भी है, और उनके बीच भी जमीनों के झगड़े मैंने बहुत सबसे ज्यादा जो देखे हुए हैं। तो इन चीजों के ऊपर झगड़े हो रहे होते कि ये पहाड़ यहाँ पे मिनरल्स है तो ये हमारा इस पे राइट है, और दूसरा कहता है हमारा इस पे राइट है। मतलब केपी के हद तक बहुत ज्यादा हमने, और बलूचिस्तान, ये दो जगहों पे हमने बहुत ज्यादा देख। यहाँ पे किस चीज का इनका झगड़ा? बड़ी सीधी सीधी बात अगर हम करें तो मणिपुर जब बना था तो सबसे पहले जो डिफरेंसेस आए थे वो इस बात पर आए थे कि मैतीज का क्लेम था कि कुकीज और जो नागाज हैं ये म्यांमार वाले हैं, वो वहां पर आए। और इसमें मणिपुर की जो वैली है जहां पर भी प्लेन एरियाज है वहां पर मैतीज का डोमिनेशन था, ट्राइबल्स जो थे वो पहाड़ों में थे, एंड दे वर दी जुमी कुकी नागा। मैतीज का क्लेम था कि भाई साहब आप म्यांमार से शिफ्ट कर कर इन पहाड़ों में इलीगल आ गए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है, आपको हटना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैतीज का इंटरेस्ट वैली के अंदर था तो उन्होंने उसको उस हद तक शायद एड्रेस और सॉल्व नहीं किया। नहीं तो आज से अगर आज 70 साल पहले करा होता तो शायद इनका आपस में कहीं कोई वो हो जाता। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इन ट्राइब्स की फितरत रही है कि एक दूसरे को मार दो, काट दो, पूरा का पूरा विलेज गायब कर दो और उस पर कब्जा कर दो। बेसिक डिफरेंस जो कि मेरे ख्याल मानवता में सबसे बड़ी कमी रही है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि तेरा ट्राइब रहेगा या मेरा ट्राइब रहेगा, और अगर ये चॉइस है तो मेरा ही ट्राइब रहेगा, मैं तुम्हारे ट्राइब को नहीं आने दूंगा। सो बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच का ये है, जिसमें के अब तक चल रहा है कि कुकीज, जूमीज, नागाज ये पहाड़ी के एरियाओं में सेटल्ड है और इन पर उनका कब्जा है। मैतीज का कब्जा पहाड़ी एरिया में नहीं है और वो सिर्फ वैलीज में है। प्रॉब्लम आती है कि जो डेवलपमेंट हुई है वो वैलीज में ज्यादा हुई है, पहाड़ों तक वो डेवलपमेंट गई नहीं है। सो सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट भी बनती है वो उसी से बनती है जो लोग डेवलप्ड हैं, जो दिख रहे हैं। अब हर एक ट्राइब के पास जाकर, हर पहाड़ी के हर कोने पर जाकर शायद इलेक्शन कर पाना अपने आप में उतना मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम पाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मैतीज का एक डोमिनेशन है, एमएलए का, और कुकीज का नहीं है। सो वहां पर आ जाती है बात डेवलपमेंट की। अब ऐसा कुकीज का कहना है कि सारी डेवलपमेंट मैतीज के डोमिनेटेड एरियाज में है, हमारे लिए नहीं है। हॉस्पिटल है, जॉब्स है, सब कुछ है, ये सारे के सारे वैली के एरिया में है और पहाड़ी एरिया में नहीं है। मैतीज की कंप्लेंट है कि जो पहाड़ों में खनिज पदार्थ, जो मिनरल रिसोर्सेस, खेती, ये सारी चीजों पर हमारा भी हक होना चाहिए, और हमें वो हक नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर कुकीज आकर बैठे हुए हैं। सो यहाँ पर एथनिक क्लैश स्टार्ट होता है कि वो दोनों एक दूसरे के एनिमी बन जाते हैं और वहीं से लड़ाई शुरू। राइट। अच्छा, एक खन्ना साहब, मैंने एक मतलब वीडियो देखी, उसमें बड़ा सारा वेपन नजर आ रहा है मुख्तलिफ किस्म का, और इंडिया के हवाले से जो मैं अभी तक पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों से, आप जैसे हमारे सीनियर से बात भी होती है, तो कहते हैं कि यहाँ पे वेपन्स का कल्चर नहीं है इंडिया के अंदर, ना इतना आसान है, ना आप लाइसेंस इतना आसानी से ले सकते हैं, सेकेंडली ना आपको वेपन इतना आसानी से अवेलेबल है कि आप किसी शॉप पे जाएंगे और वहां से खरीद लेंगे, वो आप कहेंगे, आपसे कहेंगे कि ये गन इतने की, ये पैसे दे दो और ये ले जाओ। कहते इस तरह नहीं है वहां पर। फिर
इतना सारा वेपन कहाँ से, म्यांमार के रास्ते कहीं से आ रहा है या कोई और तरीका है? ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ इवेलुएट किया जा सकता है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में वेपन्स की बात कर रहे हैं जी तो यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेपन्स म्यांमार से जरूर आए हैं। स्पेशली जो बड़े वेपन्स हैं मोटर टाइप, जिनके ऊपर चाइनीज मार्किंग दिख रही है, तो वो म्यांमार से जरूर आए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूंगा कि मैथीज जो है वो दूध के धुले हैं। इनके पास भी वेपन्स हैं, और ये वेपन्स अभी पिछले कुछ दिनों में बड़ी क्लियर रिपोर्ट्स थी कि जो पुलिस स्टेशन से लूट करी गई थी, पुलिस स्टेशन इन्होंने 400-500 आदमियों जी का बॉब आया जी जी और उसको लूट ले गया। उस लूट में मैथीज का कहना है कि कुछ एक ऐसे पुलिस स्टेशन थे जो थोड़े रिमोटली एरिया में थे, शहर के बिल्कुल बाहर की तरफ थे, जी जी वहां पर कुकीज ने अटैक करके वेपन्स ले लिए और यहाँ पर मैथीज ने ले लिए। वो ब्लेम गेम चलता रहेगा, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों की अपनी अपनी है, जिसको हम नक्सलाइट बोलते हैं, टेररिस्ट बिल्कुल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक ये अटैक सिर्फ एक दूसरे पर करते हैं, ये बिल्कुल कभी सही। तीसरे पर नहीं करते। ओके सो दैट का क्लेम है कि दिस वेपन्स आर कमिंग फ्रॉम म्यांमार एंड द लूटेड पुलिस स्टेशन। ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो पुलिस स्टेशन लूटे गए हैं, जहां से हजारों हथियार गए हैं, वो मैथीज ने भी लिए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कम्युनिटी ने लिए। सो अगर आपके स्पेसिफिक जवाब दूं वेपन्स का, वेपन का सोर्स इस समय ये है। यस, ये बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह पाऊंगा, कोई भी वेपन ना तो किसी दुकान पर जाकर खरीदा गया है, बिल्कुल साथ ही साथ ना कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एप्लीकेशन डालकर वहां से वेपन इश्यू बिल्कुल कराया गया है। बिल्कुल ऐसा ठीक। होता है, अलाउड है, बट ये मेरे को लगता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। बिल्कुल सही बिल्कुल मेरे भी सही। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जी वेपन के लिए अप्लाई किया था। वो यहाँ दिल्ली आए, सिरमौर जो जगह है हिमाचल में, वहां पर एक वेपन फैक्ट्री है। उन्होंने अप्लाई किया, 3 या 3.5 साल में उनका नंबर लगा, लाइसेंस लेकर गए, लाइसेंस वहां उनको दिया। उन्होंने वेपन जो है वो मेरे ख्याल एक पिस्टल खरीदी गई थी तकरीबन 1,60,000 65,000। दैट इज दी ऑफिशियल। सर ओ माय बट गॉड। इस तरह के वेपन सिस्टम लेने में, जैसा आपको मैंने बता दिया, 3 साढ़े 3 साल का समय लग गया जब तक आपका नंबर आएगा। बड़ी बात है बिल्कुल, ये मैं और बड़ा मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को। मतलब यहाँ पे इस तरह नहीं है पाकिस्तान में कि यहाँ तो आप पैसे दें और कोई लाइसेंस, और वेपन तो बगैर लाइसेंस के भी बहुत सारे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, शायद मेजोरिटी लोगों ने बगैर लाइसेंस के रखे हुए हैं, क्योंकि आप मानेंगे AK-47। नहीं, आप मानेंगे नहीं, ये मैं दिल्ली एनसीआर की ही बात कर रहा हूं। जी आपका लाइसेंस वाला वेपन भी आपने अगर शादी ब्याह में हवा में भी चला दिया, आप अरेस्ट हो जाते हैं। एरियल फायर से। इट इज सो सीरियस यार। वेपन इज अ बिगर लाइबिलिटी, असेट नहीं है। आपने जबरदस्त। लिया था ये सोच के कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है कि अगर बाई चांस आपने कहीं चला दिया, आपका कहीं लटका हुआ दिख गया, तो वो पुलिस वाले रोक कर आपका टाइम बर्बाद करेंगे। फिर आप लाइसेंस दिखाएंगे, लाइसेंस से रिलेटेड कोई छोटी मोटी ऊंच नीच हो गई वो दिखाई जाएगी। आपके पास राउंड जो है वो एक्स्ट्रा क्यों है, वो आपके लाइसेंस में एंटर्ड क्यों नहीं है। बिल्कुल सही। प्रोसीजर इज वेरी वेरी लेंदी एंड लॉन्ग। बिल्कुल सही है, और खैर ये चीज तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन लेकिन सर थोड़ा सा वापस इस इशू पे आते हैं। आपने कहा कि चाइनीज म्यांमार के रास्ते या इस तरह की चीजें हो रही हैं। हिंदुस्तान ने अपने बॉर्डर सिस्टम पे, हम सुनते हैं पाकिस्तान वाली साइड पे तो खैर काफी काम किया है और बड़ा एक बेहतर बॉर्डर सिस्टम बना हुआ है। इतना आसान नहीं है, ठीक है, पहले शायद चलता रहा होगा, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कितना आसान नहीं है उसको क्रॉस करना। सर्विलेंस भी बहुत अच्छी है, बाकी लाइटिंग है, और इवन जब आप उसमें जा रहे होते हैं, मतलब जहाज में सफर कर रहे होते हैं रात के टाइम, तो यकीन करें पूरी एक लाइन नजर आ रही होती है पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के, और शायद स्पेस से भी सुना है कि वो नजर आता है। तो सर फिर उस तरफ क्या कोई तवज्जो कम दी गई इस एरिया को, या कुछ और वजह हुई कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं या इस तरह की चीजें हैं ये संभल नहीं पाई या खत्म नहीं हुई? वैसे मैं आपके सिर्फ खबर के लिए बोल रहा हूँ। वो जो हम स्पेस की बात करते हैं कि स्पेस से वो नजर आती है, स्पेस से नजर आती है चाइना की जो वॉल है, वो अच्छा क्लैरिटी से नजर आती है। अच्छा बट अच्छा अच्छा। यस, यस, जीपीएस से भी आप अपना वायर फेंसिंग
पाकिस्तान इंडिया के बीच की, वो देख सकते हैं। और मैं ये अगेन बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि फेंसिंग लगाना सबसे पहला जो जरूरत थी वो थी स्मगलिंग की, कि स्मगलिंग इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना हो। लेकिन उसमें हम भी पहले शुरुआत में ये बोला गया था कि इंडिया पाकिस्तान जॉइंटली करेंगे, बट फॉर वॉट एवर रीजन फिर इंडिया ने कहा चलो हम करेंगे। इंडिया करने बैठा, खर्चा इतना ज्यादा था कि बार बार रुकना पड़ रहा था, कुछ करना पड़ रहा था। देन बिगेस्ट प्रॉब्लम इज जहां वो रिवर है, पहाड़ है, कुछ एक एरिया को जब आप छोड़ते हैं, क्योंकि रिवर वाले बेड में जब आप लगा रहे थे वो वॉश आउट हो जा रही थी क्योंकि बाढ़ आ जाती थी वगैरह। मोर इम्पोर्टेंट ये ज्यादा इसलिए भी आसान पाया गया कि जब आपने डबल फेंसिंग करके बीच में पेट्रोलिंग करी तो ये कुछ हद तक पंजाब के टेररिज्म में भी काफी हद तक काम आई। और ओवरऑल ऐसा कहा जा सकता है कि एक तरह से टेररिज्म में काफी हद तक सर्वेलेंस करने की काबिलियत हमारे अंदर आई। क्योंकि ये बात मैं अगेन एज अ फौजी क्लैरिटी से कह पाऊंगा कि एक डिटरमाइंड एनिमी किसी भी चीज से रुकेगा नहीं अगर उसने आना ही है। ये एक अलग बात है कि उसको वापसी जाने के लिए शायद वो टिकट ना मिले बिल्कुल आने का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो अगर हम फेंसिंग की बात करें और अगर आपको लगे कि शायद हमें नॉर्थ ईस्ट में करना है, तो जनाब मैं तो यही कह पाऊंगा 3,700 किलोमीटर का इलाका तो हमारा सिर्फ चाइना के साथ पड़ता है, अगर इसे भी फेंसिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक। चलिए कोई बात नहीं। मैं अगर नॉर्थ ईस्ट में, और अगर मैं, क्योंकि मैं मणिपुर में भी रह चुका हूँ, दीमापुर में रह चुका हूँ नागालैंड के, अरुणाचल में रह चुका हूँ बुमला तवांग में, अगरतला में रह चुका हूँ त्रिपुरा में। यहां पर हमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो लोकल्स हैं उनके रिलेटिव्स जो हैं वो इंडिया और दूसरी साइड में तकरीबन बराबर। अब ये फकार साहब बड़ा जाती हो जाएगी कि शैलेंद्र सिंह का भाई फकार सड़क के दूसरे पार है, मैं इस पार हूं लेकिन मिल नहीं। सो इस वजह से लोकल पॉलिटिक्स ने ये बात कभी बनने नहीं दी कि आप इसके बीच में फेंस लगा। त्रिपुरा में एक पांव आप उस साइड कर दे तो बांग्लादेश में हो जाते हैं, और अपने साइड कर ले तो वो त्रिपुरा में हो जाते हैं। सेम एज एवरीवेयर एवरीवेयर। दूसरा, रिमोट होने की वजह से उन गांव वालों को, उन ट्राइब्स को भी ये नहीं पता होता कि हम किस साइड हैं, क्योंकि वहां कोई आता नहीं है। वहां कोई ऐसा नहीं होता कि कोई पुलिस स्टेशन है, कोई कलेक्टर है जो आएगा, या एसडीएम है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर लिविंग ऑन देयर ओन। सो ऐसा उन्होंने कभी जरूरत भी नहीं समझी। तीसरा, एक करप्ट एंगल भी आता है कि जिसमें हम ये बड़ी सोच विचार कर कर बोल सकते हैं कि स्मगलिंग रिलेटेड इंटरेस्ट भी वेस्टेड कुछ लोगों के होते हैं। दे आर द फाइनेंसर्स फॉर द पॉलिटिशियन वगैरह वगैरह। सो अगर मिला जुला कर देखें तो हमारे को अगर फेंसिंग हर जगह लगानी है तो सर एक तो पहली बात फेंसिंग का खर्चा है, दूसरा उसके मेंटेनेंस का भी खर्चा है, तीसरा फेंसिंग को डोमिनेट करना है, पेट्रोलिंग करना है, उस पर बीएसएफ चाहिए आपको, बिल्कुल आईटीबीपी चाहिए आपको, आपको असम राइफल चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारा खर्चा कहां से आएगा? सो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने कभी ऐसा एक्सट्रीम कदम नहीं लिया कि वो फेंसिंग लगाए। और चलिए मैं तो कहता हूँ फेंसिंग अगर लगा भी दी बर्मा और हमारे बीच में जी, तो कुकी और मैती के बीच के झगड़े को खत्म कैसे करूं? अब तक अगर ये हथियारों से नहीं मार रहे थे एक दूसरे को, तो सर पत्थरों से मारेंगे, चाकू से मारेंगे, धरात से मारेंगे, खुखरी से मारेंगे, गला घोट कर मारेंगे। क्योंकि उनकी आपस में एक तरह से ऐसी तनातनी है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते। अब आप देखिए, एक और बढ़िया बात आपकी खबर के लिए दे रहा हूं, और जी, जी। शायद आपको पता भी हो, जो हमारे कुकी हैं जिनको के मैती बोलते हैं कि आप बाहर से आकर सेटल हुए हैं, कुकीज ने एक और कम्युनिटी बनाई, इंडिजिनस कुकी।
दैट मीन्स हम इंडिया के अंदर के कुकी है, तो म्यांमार वाले कुकी नहीं है। क्यों बनाई आपने? क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि म्यांमार वाला आकर यहां से कर लो, हालांकि वो भी कुकी है। सो विद इन कम्युनिटी ऑल्सो देयर इज अ राइवलरी कि भाई साहब रिसोर्सेज, जमीन इतनी है, इस पे तू भी घर बनाएगा, मैं भी बनाऊंगा, कल तेरे बच्चे भी बनाएंगे, मेरे बच्चे भी बनाएंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पोते नाती जो है, सेकेंड थर्ड जनरेशन, उसके लिए जमीन बचेगी नहीं। खेती का काम होगा कहां से? खेती की पैदावार की अर्निंग कहां से? सो देयर आर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व। दैट इज व्हाई मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अपने आप में एक फेंसिंग लगा लेना बहुत ज्यादा समझदारी होगी। यस, जो हम सबका सोच है कि हाँ जी हथियार आ जाते हैं, वो 10 हथियार नहीं आएंगे, 100 हथियार नहीं आएंगे, 1000 हथियार नहीं आएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में ये प्रूव हो गया कि जब हथियार नहीं आ रहे थे तो भाई साहब आपके पुलिस स्टेशन लुट गए। उस पुलिस स्टेशन पे 10 आदमियों की पुलिस पोस्ट है, आकर 300-400 आदमी ने अटैक किया, आप बता लीजिए क्या कर लेगा। सो दैट इज द रीजन आई थिंक कि हम अपनी फेंसिंग को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाए। बिल्कुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, और उन्होंने मैं आज सोशल मीडिया पे उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ क्लिप्स लोगों ने शेयर किए हैं, और वो बड़े मतलब कह रहे थे कि यार ये मतलब किसी चीज़ को इस तरीके से नहीं माना जाएगा, और जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको सज़ा और मेरे ख्याल मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जो रेट ऑफ द स्टेट को तो डायरेक्टली आपने जिस तरीके से बताया कि रेट ऑफ द स्टेट को तो चैलेंज नहीं करते, लेकिन अगर आपस में भी वायलेंस चल रहा है तो उसका नुकसान एट द एंड स्टेट को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया भर में तो लोग मणिपुर को नहीं जानते, लोग हिंदुस्तान को जानते हैं। लोग ये नहीं जानते कि कुकी कौन है या फिर दूसरे वाले ट्राइब के कौन है, वो कहते हैं जी नरेंद्र मोदी साहब उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, फला जो है वो उनके पॉलिटिकल लीडर हैं, यानी इस तरीके से फला उनके आर्मी चीफ है। तो ये सारी चीजें सर, क्या आपको नजर आ रहा है कि अब हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे? यकीनन ये पॉलिटिकल आप कह रहे हैं कि इनके कुछ लोग एमएलएज वगैरह भी होते हैं, तो उनका भी एक बड़ा रोल होगा या उनके जरिए करवाया जाएगा, तो इस तरह की कोई सेटलमेंट आपको नजर आ रही है, या फिर फौज को इन्वॉल्व करके कि यार अमन आ जाए दोनों तरफ से, मतलब कटअप किया जाए आपस में उनके लड़ने लड़ने उतार साहब, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर जाऊंगा इस बात के लिए कि अगर इंडिया में कुछ भी होता है, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे इम्फाल में हो, चाहे लीमाकोंग में हो, चाहे वो टेंगा में हो, चाहे वो अगरतला में हो, इंडिया का नाम आएगा बिल्कुल और इंडिया का ही नाम बदनाम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम ये बड़े टाइम से आपके चैनल और सब चैनल पर मैं तो एटलीस्ट बोलता रहा हूँ कि टेररिज्म डज नॉट मीन कि पाकिस्तान इज टेररिज्म। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, वो उसकी तादाद बड़ी है, वगैरह वगैरह जो भी कहते बिल्कुल ठीक। हैं। उसी तरह अगर नाम खराब होता है, और नाम पर आना भी चाहिए कि एज अ कंट्री हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी फला फला गांव खराब है, बिल्कुल वो सही है। गांव भी तो हमारा ही है। यस, मणिपुर ओवरऑल कंट्री के तौर पर हमारे लिए गांव हो गया, एक स्टेट हो गया। बिल्कुल ठीक। तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो डेफिनेटली कुछ भी कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब ये है तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आपके भी लिखा है, मेरे भी लिखा है, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों बोला या क्या बोला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। वो पार्लियामेंट में जब कल जा रहे थे मॉनसून सेशन के लिए, उससे पहले बाहर उनसे सवाल जवाब हुए थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो हुआ वो खराब हुआ, और वो इसलिए इंक्लूडिंग आप और मैं सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए ये शर्म की बात है कि हमारे देश में हमारे ही एक गांव की लड़की को किसी ने कपड़े उतार कर मारते मारते सड़क पर दौड़ाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो कुकी थी। चाहे वो मैथीज ने दौड़ाया, किसने दौड़ाया, वो डिबेट चलती रही। आई थिंक यहाँ पर जाकर एक प्राइम मिनिस्टर का भी कॉन्शियस जागता है, बढ़ता है, कि वो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब ये सिर्फ एथनिक वॉर नहीं है, एथनिक वायलेंस नहीं है, ये इनह्यूमन वायलेंस है। बिल्कुल। और इनह्यूमन एक्ट के लिए
किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा इज अ गुड स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उसे मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टिल इज अ स्टेट सब्जेक्ट। बिल्कुल इसलिए ठीक, उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से पुलिस भेजकर उनको बिल्कुल अरेस्ट ठीक, करके सेंट्रल यस, एग्जैक्ट, उनके बोलते ही हम देख रहे हैं कि विद इन 24 आवर्स कि वो 4 या 5 एक्यूज जो उस वीडियो में दिखते हैं जी, वो अरेस्ट भी किए गए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, और ऑलरेडी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है उसके ऊपर लोग एक्यूजेशंस कितने भी डाल दें, लेकिन उसने बोल्डली ये एक स्टेटमेंट भी दी है कि सबसे पहले इनको फांसी की सजा कंसिडर करी जाए। चीफ मिनिस्टर सजा दे नहीं सकता, लेकिन वो अपना जज्बा दिखा रहा है, अपनी ईमानदारी दिखा रहा है, ओ अपनी ठीक, स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है कि यस हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। हमारे देश में किसी भी तरह के इनह्यूमन एक्ट के ऊपर, हालांकि मैं तो कहता हूँ वायलेंस किसी भी तरह का हो वो टॉलरेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, लेकिन दिस इज बिल्कुल, इनह्यूमैनिटी, दिस ओके, इज फाइन, ये मेरे कल्चर में है ही नहीं। और अगर एग्जैक्टली, वो हो रहा है इसलिए इसको हमने दर्जा दिया है इनह्यूमैनिटी का, बिल्कुल ठीक, इनह्यूमन। एंड फांसी की सजा इंडिया में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जाती है। बिल्कुल वी ठीक, वांट टू ट्रीट दिस केस एज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि ये इंसानियत का बलात्कार है, ये किसी एक औरत का नहीं। बिल्कुल ठीक है और यकीनन मेरे ख़्याल में एक्शन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कहीं पे भी इस किस्म का जिसे कहते हैं कि काम नज़र आता है, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन और स्ट्रिक्ट एक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि वो इस तरह की हरकत करे, वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, हिंदुस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो। अगर एक्शन लिया जाएगा तो यकीनन फिर लोगों के दिलों में कम से कम इस हवाले से थोड़ा-सा डर रहेगा। कर्नल साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे थैंक यू फिर वेरी मुलाकात होती मच, है। थैंक यू वेरी बहुत मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।